जरा सोचिए, आप अपने काम से बाहर गए हों और जब लौटकर आए तो यह देखें कि आपके घर में कुछ अपराधी घुस आए हैं जिन्होंने आपके पूरे परिवार को बंधक बना रखा है और बात बात पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो एक नंबर के छटे हुए बदमाश हैं और अभी अभी जेल से फरार हुए हैं। उन्होंने पुलिस से बचने के लिए आपके घर को चुना है और न जाने कब तक वहीं पर ठहरने वाले हैं। इस स्थिति में सचमुच कोई भी इंसान खुद को एकदम असहाय पाएगा और इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करेगा। साल 1974 में ऐसी ही कहानी पर एक कमाल की क्राइम थ्रिलर फिल्म आई थी जिसका नाम है 36 घंटे। आज का हमारा यह बेहद रोचक एपिसोड फिल्म 36 घंटे पर ही केंद्रित है, जहां हम इससे जुड़ी कई अनसुनी और दिलचस्प बातें जानेंगे, जैसे कि यह किस मशहूर हॉलीवुड फिल्म की नकल है, किस कारणवश B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेवारी अपने भाई यश चोपड़ा से छीनकर अपने दामाद को दे दी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि सुनील दत्त इस फिल्म में खलनायक बनने को तैयार हो गए थे। राजकुमार के जिंजी फैंस को आखिर यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए? उस दौर के किस बड़े एक्टर के भाई ने इस फिल्म को यह कहकर मना कर दिया था कि मैं ऐसी घटिया फिल्में नहीं करता? तो फिर 36 घंटे फिल्म से जुड़ी ऐसी ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वैसे भारतीय फिल्म इतिहास की कुछ टॉप क्राइम थ्रिलर फिल्मों की बात करें तो उनमें B.R. चोपड़ा साहब की फिल्मों का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। चाहे बात करें साल 1960 में आई कानून की, 1967 में आई हमराज की, 1969 में आई इत्तेफाक की, 1973 में आई धुंध की या फिर 1974 में आई 36 घंटे की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 36 घंटे कब से B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म हो गई? इसे तो राज तिलक नामक एक फिल्मकार ने निर्मित और निर्देशित किया था। बिल्कुल आप सही पकड़े, लेकिन पर्दे के पीछे की असली सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल राज तिलक जी B.R. चोपड़ा साहब के दामाद थे और उनके पिछले कई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। ऐसे में राज तिलक की काबिलियत और चोपड़ा साहब की रिश्तेदारी ने उन्हें कमाल की फिल्म का निर्माता निर्देशक बना दिया। असल में फिल्म 36 घंटे की कहानी और फिल्मांकन पर गौर किया जाए तो यह पूरी तरह से B.R. फिल्म्स की इत्तेफाक जैसी लगती है। इसके पीछे की सच्चाई यह है कि इत्तेफाक और 36 घंटे दोनों की ही कहानी और पटकथा तैयार की थी B.R. फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट ने तथा दोनों के ही सिनेमेटोग्राफर B.R. चोपड़ा के भाई धर्म चोपड़ा थे। यहाँ तक कि 36 घंटे के निर्माण में लगी अधिकतर राशि B.R. चोपड़ा की ही थी और उनकी ही कंपनी ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। वैसे यहाँ एक बात अलग यह नजर आती है कि फिल्म इत्तेफाक को निर्देशित किया था चोपड़ा साहब के छोटे भाई यश चोपड़ा जी ने, जो उस वक्त थोड़े नाराज चल रहे थे और यही कारण रहा कि राज तिलक जी को फिल्म 36 घंटे का निर्देशन करने का सुनहरा मौका मिला। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म 36 घंटे के बाद राज तिलक जी और B.R. चोपड़ा में भी विवाद हो गया, जिसके पीछे कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स बताए गए। इसके बाद राज तिलक जी ने B.R. फिल्म से अपना रास्ता अलग कर लिया और खुद की फिल्म निर्माण कंपनी के बैनर तले अन्य छोटे निर्माताओं की मदद से फिल्में बनाने लगे। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो उनके फिल्मोग्राफी में 36 घंटे के अलावा अन्य कोई चर्चित फिल्म नहीं जुड़ पाई। आगे आने वाले समय में इन्होंने शशि कपूर, संजीव कुमार और विद्या सिन्हा को लेकर साल 1977 में आई मुक्ति तथा संजीव कुमार, रेखा और विनोद मेहरा को लेकर साल 1981 में आई चेहरे पे चेहरा जैसी फिल्में अवश्य बनाई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में न तो बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल कर पाई और न ही क्रिटिक्स का ध्यान आकर्षित कर पाई। खैर, वापस लौटे फिल्म 36 घंटे की ओर तो इसकी कहानी को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह साल 1963 में प्रकाशित जेम्स हेडली चेज की उपन्यास वन ब्राइट समर मॉर्निंग से नकल करके बनाई गई है। लेकिन यह दावा पूरी तरह से अतार्किक और आधारहीन है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले मैंने इस उपन्यास को पढ़ा है और इसकी कहानी फिल्म 36 घंटे से बिल्कुल अलग है। अगर आप भी इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो इसका हिंदी अनुवाद आखिरी दांव के नाम से अमेज़न और किंडल पर मिल जाएगा। वैसे सही मायनों में देखा जाए तो फिल्म 36 घंटे साल 1955 में आई हॉलीवुड फिल्म द डेस्परेट आवर्स की नकल नजर आती है, लेकिन रुकिए, यह भी पूरा सच नहीं है। असल में द डेस्परेट आवर्स भी इसी नाम से लिखी गई जोसेफ हेस के एक उपन्यास पर आधारित है, जो साल 1954 में प्रकाशित हुई थी। इस अमेरिकन उपन्यास की बिक्री को देखते हुए इस पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया गया और फिल्म के लिए उत्सुकता बढ़ाने के लिए इसकी कहानी पर नाटक भी किए गए, जो कि उन दिनों अमेरिका में खूब लोकप्रिय रहा था। बहरहाल फिल्म 36 घंटे के स्टार कास्ट पर बात करें तो इसमें 3 मुख्य खल चरित्र दिखाए गए हैं, जिनके रूप में नजर आते हैं सुनील दत्त, रंजीत और डैनी डेंगजोंगपा। सुनील दत्त, जो कि फिल्मों में सामान्यतः सकारात्मक किरदार करने के लिए जाने जाते थे, वो इसमें एक नकारात्मक किरदार में गजब का अभिनय करते दिखते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब वो
एक खलनायक की भूमिका में दिखे। इससे पहले साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया और इसी साल अर्थात 1974 में आई फिल्म गीता मेरा नाम में भी ग्रे शेड वाले कैरेक्टर कर चुके थे। लेकिन दत्त साहब के इन सभी किरदारों पर गौर करें तो पाते हैं कि ये पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है, बल्कि इनमें कहीं न कहीं इंसानियत भरी हुई है, जो फिल्मों के नियमित खल चरित्रों से अलग है। फिल्म मदर इंडिया में बिरजू का किरदार शुरू में आपको हीरो नजर आएगा, लेकिन परिस्थितियों का शिकार होकर वो डकैत बन जाता है और अंत में बुरे काम करने लगता है। जहाँ तक बात है 36 घंटे की, तो इसमें जो उनके किरदार का फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसमें यह पता चलता है कि वो पैदाइशी मुजरिम नहीं है। फिल्म के दौरान भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं जहां वो पुलिस से भागा हुआ मुजरिम तो है, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई दिखती रहती है। ऐसा ही कुछ हाल रंजीत साहब के किरदार का भी है, जो सुनील दत्त के भाई और क्राइम पार्टनर बने नजर आए हैं। लेकिन तीसरे क्राइम पार्टनर के रूप में डैनी विशुद्ध रूप से खलनायकी करते दिखते हैं, जो हर वो बुरा काम करने के लिए आतुर है जिसे देखकर दर्शक उससे नफरत करने लग जाए। खैर, आप सोच रहे होंगे कि 1957 में जब सुनील दत्त ने ग्रे शेड वाले कैरेक्टर के लिए हामी भरी थी, उस वक्त वो न्यू कमर थे और इंडस्ट्री में स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तब ऐसे कैरेक्टर को स्वीकारना उनकी मजबूरी रही होगी। लेकिन 70s में आकर उनकी क्या मजबूरी रही थी कि वो नेगेटिव रोल करने को तैयार हो गए। असल में साल 1971 में उनकी होम प्रोडक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ और वो भारी कर्ज तले दब गए। ऐसे में उन्होंने इस कर्ज से उबरने के लिए पूरे 70s में हर उस फिल्म को स्वीकारा जिससे उन्हें अच्छे पैसे मिले, जिससे वो अपना कर्ज चुका पाए। जहाँ तक बात है फिल्म 36 घंटे में राजकुमार साहब के किरदार की, तो एक मजबूर पिता, पति और भाई के रूप में उन्होंने कमाल का काम किया है। वो दर्शक जो राज साहब को जंगबाज, तिरंगा और सूर्या जैसी फिल्मों के बेबाक और ओवर द टॉप कैरेक्टर्स के लिए जानते हैं, उन्हें 36 घंटे नामक यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जहाँ राज साहब न तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए क्रिमिनल्स का सफाया करते हैं और न ही चुटकी बजाकर विध्वंसकारी मिसाइलों को रोकते हैं, बल्कि वो एक ऐसे किरदार के रूप में नजर आते हैं जिनका परिवार 3 क्रिमिनल्स के बीच में फंसा हुआ है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे बताता चलूं कि राजकुमार साहब शुरू में इस रोल को करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पूरी फिल्म में वो दबे दबे नजर आने वाले थे और ओरिजिनल कहानी के क्लाइमेक्स में पुलिस क्रिमिनल्स को मारती है, न कि घर का मालिक। वैसे 36 घंटे में भी पुलिस ही क्रिमिनल्स को मारती है, लेकिन राज साहब के हिस्से में कुछ ऐसे दृश्य अलग से जोड़े गए जहाँ वो क्रिमिनल्स के साथ हाथापाई करते नजर आते हैं। इनके अलावा फिल्म में माला सिन्हा, परवीन बाबी और विजय अरोड़ा के भी काम बेहतरीन नजर आते हैं। लेकिन जहाँ माला सिन्हा और परवीन बाबी पूरी फिल्म के दौरान नजर आती हैं, वहीं विजय अरोड़ा के हिस्से कुछ ही दृश्य आए हैं। वैसे विजय अरोड़ा पूरी तरह से एक हीरो मटेरियल थे और अपने समकालीन किसी भी न्यूकमर से कम नजर नहीं आते थे, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। हालांकि इसमें भी उनके लिए गए कुछ फैसलों की अहम भूमिका रही। उन्होंने उस दौर में लीड रोल्स की जगह पर छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए और उनकी स्टार वैल्यू बनने से पहले ही खत्म हो गई। वैसे यह भी एक सच है कि अभी के दौर में हम उनके फैसलों को गलत कह रहे हों, लेकिन न जाने वो कौन सी मजबूरियां रही होंगी जिस कारण उन्होंने इन फिल्मों को स्वीकारा होगा। खैर, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म 36 घंटे में विजय अरोड़ा और परवीन बाबी की रोमांटिक पेयर देखने को मिलती है, परंतु यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि इन भूमिकाओं के लिए पहले फिरोज खान के छोटे भाई अकबर खान और नवोदित अभिनेत्री पद्मिनी कपिला को अप्रोच किया गया था। कहते हैं कि अकबर खान ने जहाँ रोल की कम लंबाई के चलते फिल्म को ना कह दिया, वहीं पद्मिनी कपिला ने देव आनंद की फिल्म इश्क 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 के लिए फिल्म को मना कर दिया। लेकिन संयोग देखिए कि पद्मिनी इस फिल्म का हिस्सा भी नहीं बन सकी। तो ये थी साल 1974 में आई मशहूर क्राइम थ्रिलर फिल्म 36 घंटे पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। ऐसे ही 2 अन्य मशहूर क्राइम थ्रिलर मूवीज इत्तेफाक और फिर वही रात पर भी हमने बड़े ही दिलचस्प वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो उनके लिंक्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।